चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2021 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम हमारे पास में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया था फुल रिवीजन वाला मैथमेटिक्स का गेट 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, तो उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या ले रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो भी हमारे पास में थ्योरी है गेट रिलेटेड, और उनसे रिलेटेड जो भी हमारे पास में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं गेट में, हम लोग उनको बेसिकली डील करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। जितने भी एस्पिरेंट्स गेट के साथ साथ इसरो के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग चाहे तो इसरो रिवाइज इंडिया सीरीज बाय अनअकैडमी फ्री में आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं इसरो के लिए, जहाँ पर कि आपको 80 टेक्निकल क्वेश्चंस फॉर 90 मिनट्स में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये जो टेस्ट कंडक्ट कराई जा रही है वो 22 नवंबर को कंडक्ट कराई जा रही है। ठीक है, जिसको आप लोग फ्री में दे सकते हो। ठीक है, और अगर आपकी रैंक 1 to 5 आती है तो आपको 5000 का प्राइज मिलेगा, और अगर आपकी रैंक 6 to 10 आती है तो आपको 3300 का प्राइज मिलेगा, और अगर आपकी रैंक 11 to 15 आती है तो आपको 1650 का प्राइज मिलेगा। ठीक है, ये जो टेस्ट डेट है वो 22 नवंबर को कंडक्ट कराई जा रही है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, और ये कौन कौन सी डिपार्टमेंट एलिजिबल है, मैकेनिकल वाले दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले दे सकते हैं इस मॉक टेस्ट को फ्री में, सिविल वाले दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले दे सकते हैं, और कंप्यूटर साइंस वाले। ये 5 डिपार्टमेंट्स फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं इसरो के लिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन अगर आपको लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको मिल सकता है। ये जो लिंक हमारे पास में यहाँ पर दिख रही है, ये वाली लिंक, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग आसानी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन लिंक्स पर क्लिक करके आप लोग एनरोल कर सकते हो, जहाँ पर आपको फ्री में इसरो के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के क्लासेस आपको लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी यही सजेशन होगी आप लोगों से कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग इसको मिस ना करें। ठीक है, 22 नवंबर को आप लोग फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, इसरो के लिए, और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस चाहते हैं फ्री में उनके सॉल्यूशंस, तो आप लोग को जो ये लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डिग्री एंड ऑर्डर से रिलेटेड। ठीक है, तो डिग्री और ऑर्डर को सबसे बेसिक तरीके से जानने के लिए आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने चाहिए। ऑल डेरिवेटिव्स शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर्स। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है उसमें डेरिवेटिव्स होते हैं, वो डेरिवेटिव्स के साथ में हमारे पास में उन डेरिवेटिव्स के ऊपर फ्रैक्शनल पावर्स नहीं होनी चाहिए। वो पावर्स पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कुछ भी नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में जो डेरिवेटिव होते हैं, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पर हमारे पास में इससे रिलेटेड, पॉइंट 1 से रिलेटेड, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर रेज टू द पावर 1/4। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास में जो डेरिवेटिव्स होते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उनके साथ में हमारे पास में फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स हमें इस फ्रैक्शनल पावर को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हमने क्या कर लिया, दोनों साइड में ये वाला जो पावर है हमने इस साइड ले आया। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पावर अब तो हमारे पास में हट गया, हमें क्या मिल गया, डी वाई ओवर डी एक्स, इसका स्क्वायर मिल गया। दैट मीन्स हमारे पास में अब यहाँ पे ऑर्डर हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर हमारे पास में हो जाएगा 2, और डिग्री हमारे पास में कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 4। ठीक है, तो हमारे पास में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया हमें, और उसका हमारे पास में ऑर्डर क्या मिल गया, 4। ये हमारे पास में ऑर्डर होता है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट होता है वही हमारे पास में क्या होता है, डिग्री होती है, और हमारे पास में ऑर्डर का मतलब क्या है, कितना ऑर्डर है, दैट मीन्स
कौन सा डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है। यहाँ पर हमारे पास में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सेकंड डेरिवेटिव, दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दैट्स वाई हमारे पास में यहाँ पर ऑर्डर है 2 और डिग्री हमारे पास में क्या है 4। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर में क्या एक्सपोनेंट पावर है वही हमारे पास में डिग्री कहलाती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि जस्ट फ्रैक्शनल पावर्स नहीं होने चाहिए डेरिवेटिव्स के ऊपर। ठीक है, अगर फ्रैक्शनल पावर है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तभी हम ऑर्डर या फिर डिग्री डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में पहले वाले पॉइंट का क्लैरिफिकेशन। अब बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट का क्लैरिफिकेशन। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास में पॉइंट है उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांसीडेंटल फंक्शन विथ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब क्या हमारे पास में, पहले सबसे पहले ट्रांसीडेंटल फंक्शन हमारे पास में क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। साइन एक्स फंक्शन, कॉस एक्स फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक था, मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास फंक्शन होते हैं वो क्या होता है, एंड एवरी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास में ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या बोलते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में लिखा है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसका होल स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हमारे पास में हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स साइन एक्स और हमारे पास में यहाँ पर यहाँ पर अगर हम ऐसे लिख देते हैं एक्स साइन ऑफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास में देखिए कि हमारे पास में यहाँ पर जो साइन का फंक्शन है वो इन्वॉल्व हो रहा है। दैट मीन्स जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका कोएफिशिएंट साइन है, साइन का फंक्शन है। दैट मीन्स हमारे पास में ट्रांसीडेंटल फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन में। दैट मीन्स हमारे पास में डिग्री इज नॉट डिफाइंड हियर, डिग्री इज नॉट डिफाइंड हियर, तो हम यहाँ पर डिग्री डिसाइड ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब भी हमारे पास में कुछ ऐसा पार्ट रहेगा जहां पर हमारे पास में ट्रांसीडेंटल फंक्शन हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री के साथ में अटैच्ड रहेगा तो हम डिग्री डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो डिग्री आपको पता है और ऑर्डर पता है। ऑर्डर हमारे पास में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, जितना हमारे पास में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक है, और अगर मैं डिग्री की बात करूं तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर जो एक्सपोनेंट या फिर जो पावर रहती है वही क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने थे, बाकी डिग्री और ऑर्डर तो आपको 11-12 से ही समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर वाले पार्ट को। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर कि हमारे पास में हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है या फिर नॉन लीनियर है। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी फॉर्मेट लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये किसका फॉर्मेट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हमारे पास में है उसे हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट वायलेट हो रहा होगा किसी भी केस में तो हमारे पास में वो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर होगा। ठीक है, चलिए क्या होना चाहिए हमारे पास, सबसे पहला पॉइंट डिग्री ऑफ ईच डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी 1। दैट मीन्स ईच नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, यहाँ पे मैंने ईच गलती से लिख दिया था। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी 1। दैट मीन्स ओवरऑल डिग्री उस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट एक्सपोनेंट ऑफ ईच डिफरेंशियल कोशेंट शुड बी 1। डिफरेंशियल कोशेंट का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसकी एक्सपोनेंट दैट मीन्स इसके ऊपर जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि डिग्री ऑफ ईच डिफरेंशियल कोशेंट शुड बी 1। हमारे पास में अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो एक्सपोनेंट ऑफ ईच डिफरेंशियल कोशेंट शुड बी 1। डिफरेंशियल कोशेंट कौन सा है, ये वाला और ये वाला पार्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट
एक्सपोनेंट ऑफ ईच डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी इक्वल टू 1। अब हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे लिखते हैं हम लोग? सपोज करिए कि हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू x, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? डिपेंडेंट वेरिएबल न्यूमरेटर वाला है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है हमारे पास में? जो डेनोमिनेटर में है। तो डेनोमिनेटर वाला हो गया इंडिपेंडेंट और न्यूमरेटर वाला हो गया हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया? एक्सपोनेंट ऑफ ईच डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी 1। तो हमारे पास में जो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y है, उसका एक्सपोनेंट यहाँ पर 1 है। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है। बात समझ में आई? डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हमारे पास में? यहाँ पर y है, उसका कोएफिशिएंट, उसका हमारे पास में एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसका हमारे पास में यहाँ पर अगर 1 है तो हम बोल सकते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। चलिए, तो हमारे पास में लास्ट पॉइंट क्या है? चलिए, जो थर्ड पॉइंट हमारे लास्ट पॉइंट जो हमारे पास में है, फोर्थ पॉइंट, उसको हम लोग देख लेते हैं। नो टर्म शुड कंटेन द प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास में सपोज करिए अगर y है और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy ओवर dx, दैट मीन्स y इंटू dy ओवर dx या फिर x इंटू dx ओवर dy नहीं रहना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में, आइदर किसी भी केस में, या तो y dy ओवर dx या फिर x dx ओवर dy हमारे पास में इनका प्रोडक्ट एक साथ में नहीं रहना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में, अदरवाइज वो लीनियर नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारे पास में, मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं एक एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। डिफरेंशियल इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y माइनस 2xy इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में डिग्री 1 है तो आप बोल देंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन नहीं। क्यों नहीं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है? क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट मौजूद है। दैट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। मैंने क्या बोला? डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy ओवर dx का प्रोडक्ट मौजूद है एक साथ में। हमने बोला था कि नो टर्म शुड कंटेन द प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एक साथ मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो वो नॉन लीनियर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये रहा छोटा सा एग्जांपल। अब हम लोग ये जो बाकी के सारे पॉइंट्स थे इसके ऊपर भी हम लोग 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। आपको ये बताना है कि हमारे पास में ये तीनों एग्जांपल्स में से कौन सा लीनियर है, कौन सा नॉन लीनियर है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे फर्स्ट वन की बात करूँ तो हमारे पास में ये जो होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं हाईएस्ट ऑर्डर जो हमारे पास में डेरिवेटिव है दैट इज डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, उसका जो हमारे पास में एक्सपोनेंट है वो क्या है? 3 है। दैट मीन्स डिग्री हमारे पास में 3 है। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास में ये क्या होगा? नॉन लीनियर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में क्या बोला गया था, मैंने क्या बोला था कि डिग्री ऑफ ईच डेरिवेटिव शुड बी 1, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर तो डिग्री 3 है तो हमारे पास नॉन लीनियर हो गया। बात करते सेकंड वाले की, तो हमारे पास में यहाँ तो डिग्री 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है, बट जो हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास में है, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है? y है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। उस डिपेंडेंट वेरिएबल पर हमारे पास में जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? वो 1 नहीं है। दैट मीन्स 1 से बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास में ये भी क्या हो गया? नॉन लीनियर।
हमने क्या बोला था कि डिपेंडेंट वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होगा वो भी, उसका भी जो एक्सपोनेंट होगा वो भी 1 होना चाहिए, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सपोनेंट भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है। अब चलिए, हमने थर्ड वाले में क्या बोला था कि हमारे पास जो थर्ड वाला ये एग्जांपल है, ये हमारे पास में लीनियर है या नॉन लीनियर है, कैसे डिसाइड करेंगे। हमारे पास में यहाँ पर देख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास में है y, ठीक है। तो मैंने बोला था कि नो टर्म शुड कंटेन द प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है x और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dx अपॉन dy एक ही टर्म में मौजूद है। दैट्स वाई हमारे पास में ये भी क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। चलिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेके आपको उस एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। dy ओवर dx प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया गया है। अब हमें ये समझना है कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जस्ट हम वेरिएबल्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं। दैट मीन्स डी वाई अपॉन हम लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स ओवर रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कर लिया, जस्ट सेपरेट कर लिया दोनों वेरिएबल्स को। अब हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हमारे पास में 1 अपॉन रूट अंडर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर का किसका इंटीग्रल होता है हमारे पास में, देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स y आ जाएगा। प्लस सिमिलरली हमारे पास में अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे dx अपॉन 1 माइनस रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू c। तो हमारे पास में सॉल्यूशन मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमने क्या किया, जस्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को यूज किया, वेरिएबल्स को आपस में सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देंगे तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास में था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब बात करते हैं हमारे पास में नेक्स्ट वाले बात पे। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमारे पास में दिया रहता है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, यही होता है हमारे पास में, ठीक है। ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जो कि होता है हमारे पास में इंटीग्रल ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ठीक है, ये होता है। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम लोग, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हमारे पास में होता है इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, ये होता है हमारे पास में, और कुछ तो नहीं होता। तो जस्ट हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसके रिगार्डिंग, जिससे कि आपको आइडिया क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिख लेते हैं dy ओवर dx और यहाँ पर लिख लेते हैं xy और यहाँ पर लिख लिया मैंने 1, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में dy ओवर dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में dy ओवर dx के साथ में कोएफिशिएंट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो हम क्या करेंगे, हम सब जगह पर डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमारे पास में ये वाला जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है वो क्रिएट हो जाए। तो देखिए क्या आ गया हमारे पास में, dy ओवर dx माइनस x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास में क्या हो गया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में हमारे पास में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं इसका, ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो p हमारे पास में यहाँ पर क्या है, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास में यहाँ पर तो क्या आएगा हमारे पास में, ई रेज़ टू द पावर यहाँ पर आएगा हमारे पास में, तो हमारे पास में 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रल क्या हो जाएगा,
log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटू लिखते हैं। अच्छा, इसको हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं क्या, इसको हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं। जस्ट हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, तो हम लोग इस वाले पार्ट को हम लोग और क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग इसको, ये हमारे पास में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो पावर है 1/2 ये उसके ऊपर चला जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर, और हमारे पास में एक्सपोनेंशियल हट जाएगा, ठीक है। लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों हट जाएंगे, तो हमारे पास में क्या बच कर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, हमारे पास में क्या है, q हमारे पास में है ये वाला 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। अब जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ में हमारे पास में स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ दे रहा हूँ, उसको कोई मतलब नहीं है। मैं जस्ट आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले पार्ट पे, ठीक है। यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं गेट में, ठीक है। लेकिन ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में सेकंड डेरिवेटिव y डबल डैश, दैट मीन्स हमारे पास में d2 स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर वाला पार्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस px दैट इज हमारे पास में फंक्शन ऑफ x, हमारे पास में एक p दिया हुआ है जो कि फंक्शन ऑफ x है, इंटू y डैश दैट इज dy अपॉन dx प्लस q ऑफ x दैट मीन्स अगेन हमारे पास में फंक्शन ऑफ x एक q फंक्शन है, इंटू y इज इक्वल टू 0, हमारे पास में ये दे रखा है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इस फॉर्मेट में हमारे पास में क्या होता है, सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने का मतलब है जहां पर हमारे पास में सेकंड डेरिवेटिव है हम लोग वहां पर लैम्डा स्क्वायर पुट करते हैं, ठीक है, और हमारे पास में जो कोएफिशिएंट यहाँ पर रहेगा उसको हम लोग वैसे एज इट इज रहने देंगे, या इधर p या फिर ए बी जो भी रहेगा हमारे पास में, और जहाँ पर वाई डैश रहेगा उसे हम लोग वहाँ पे लैम्डा लिखेंगे प्लस, और जो हमारे पास में कोएफिशिएंट रहेगा उसको हमारे पास में एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 के साथ में हमारे पास में इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग वैल्यूज निकालेंगे। लैम्डा की वैल्यूज हमारे पास में 2 लैम्डा की वैल्यूज आएंगी। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब 3 केसेस बनेंगे कि लैम्डा की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर हमारे पास में लैम्डा की वैल्यूज रियल एंड डिस्टिंक्ट होगी तो उस केस में हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर हमारे पास में लैम्डा 1x प्लस c2 इंटू e रेज टू द पावर लैम्डा 2x। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब है, सपोज करिए हमारे पास में लैम्डा 1 की वैल्यू कुछ आ गई और लैम्डा 2 की वैल्यू कुछ आ गई, दैट इज लैम्डा 1 की वैल्यू सपोज कर लीजिए हमारे पास 1 आ गई और लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास में 2 आ गई, दैट मीन्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन जो होगा उस केस में वो क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर लैम्डा 1x प्लस c2 e रेज टू द पावर लैम्डा 2x, ठीक है, जहां पर कि c1 और c2 क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ठीक। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास में रिपीटेड रूट्स आ जाते हैं, दैट मीन्स रियल एंड डबल रूट्स या फिर रिपीटेड रूट्स भी आप इसको बोल सकते हैं, रियल एंड डबल रूट्स या फिर रिपीटेड रूट्स भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास में लैम्डा 1 की वैल्यू और लैम्डा 2 की वैल्यू सपोज कर लीजिए 1 आ गई, तो हमारे पास में क्या हो गया, दोनों ही रूट्स क्या होंगे, आइडेंटिकल अगर हो जाएंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर लैम्डा 1 या फिर लैम्डा, आप जो भी लिखिए लैम्डा और लैम्डा 2 दोनों ही बराबर है,
C1 e रेज़ टू द पावर लैम्डा 1x प्लस C2 इंटू x इंटू ई रेज़ टू द पावर लैम्डा 1x, यही होगा हमारे पास में। ठीक है, आप यहाँ पर लैम्डा 1 लिखें या फिर लैम्डा 2 लिखें, दोनों की वैल्यू बराबर है तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए थर्ड वाला केस हमारे पास में क्या आता है, अगर हमारे पास में जो रूट्स हैं अगर कॉम्प्लेक्स आ जाए, दैट मीन्स इफ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, अगर हमारे पास में रूट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में अगर होंगे, आयोटा फॉर्मेट में, तो हमारे पास में क्या आएगा, दैट मीन्स अगर हमारे पास में रूट्स कॉम्प्लेक्स आती हैं, दैट मीन्स सपोज करिए हमारे पास में लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई 2 प्लस 3i और लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई 2 माइनस 3i, क्योंकि हमारे पास में जब भी कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं तो वो पेयर वाइज आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा उस केस में, C1 e रेज़ टू द पावर लैम्डा 1x इंटू कॉस ऑफ nx प्लस C2 e रेज़ टू द पावर लैम्डा 2x प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, इंटू साइन ऑफ mx। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में अगर मैं बात करूँ, यही अगर मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर हमारे पास लैम्डा 1 की वैल्यू 2 प्लस 3i है और लैम्डा 2 की वैल्यू 2 माइनस 3i है, तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम सॉल्यूशन C1 e रेज़ टू द पावर 2x, ठीक है, ये वाला जो 2 हमारे पास में है, ठीक है, कॉस ऑफ nx, दैट मीन्स ये वाला हमारे पास में आयोटा के साथ में जो रहेगा उसे हम लोग कॉस के साथ में लिख देंगे, C2 इंटू ई रेज़ टू द पावर लैम्डा 2x, लैम्डा 2 की जगह पर हमारे पास में देखिए ये वाला पार्ट जो है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2x इंटू साइन ऑफ mx की जगह पर लिखेंगे हमारे पास में ये वाला कोएफिशिएंट जो कि आयोटा के साथ में है 3x। ठीक है, तो आई होप ये जो था हमारे पास में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में अगर रूट होंगे तो हम लोग सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलिए कुछ एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे कि आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो ये क्वेश्चन गेट 2018 के मैकेनिकल के पेपर में अपेयर हुआ था। मैंने इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे डिफरेंशियल के इक्वेशन के लेक्चर्स को आप देख सकते हो, वहाँ पर मैंने भर के क्वेश्चंस करा रखे हैं। ठीक है, गेट के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट एक रेफरेंस लेने के लिए आपको एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है d2y/dx² प्लस dy/dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम जस्ट लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर प्लस सेकंड डेरिवेटिव की जगह पे लैम्डा स्क्वायर लिखा और सिंगल डेरिवेटिव की जगह पे लैम्डा लिखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास में कुछ नहीं है तो हम जस्ट कोएफिशिएंट को लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास में तो क्या आएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं तो हमारे पास में आएगा 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा होगा आई थिंक, हाँ ठीक, तो ये हमारे पास में आ गया ये माइनस 6 इक्वल टू 0। हमारे पास में अब देखिए लैम्डा कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा लैम्डा प्लस 3, और यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं आएगा लैम्डा प्लस 3। तो हमारे पास में यहाँ पर रूट्स आ गई लैम्डा इक्वल टू -3 एंड लैम्डा इक्वल टू 2। ठीक है, दैट मीन्स डिस्टिंक्ट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, C1 e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 3x प्लस C2 e रेज़ टू द पावर 2x, यही होगा। अब हमारे पास C1 और C2 की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास में यहाँ पर दो कंडीशन दे रखी है, उन्हीं दो कंडीशन का यूज़ कर लेते हैं। तो पहला कंडीशन है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, दैट मीन्स एट x इक्वल टू 0 y की वैल्यू भी 0 है, तो हम y की वैल्यू को 0 एट x इक्वल टू 0, x की वैल्यू को जैसे ही 0 पुट करेंगे दैट मीन्स e रेज़ टू द पावर 0 हमारे पास में क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास में ये कंडीशन आ गई C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स C1 इक्वल टू माइनस C2, यही आ गया कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमारे पास में क्या दिया गया है, dy/dx एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स हमारे पास सबसे पहले हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम dy/dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को, तो क्या आएगा हमारे पास में, देखिए आएगा हमारे पास में C1, अच्छा सॉरी पहले मैं 3 को लिख देता हूँ आगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में देखिए जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारे पास में तो C1 तो वैसे ही रह जाएगा, ये जो -3 है वो आगे आ जाएगा, C1 e रेज़ टू द पावर -3x एज इट इज। ठीक है, e रेज़ टू द पावर 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे और 3x को फिर चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में -3 आगे आ जाएगा।
प्लस अब हमारे पास में क्या होगा 2c2 e रेज़ टू द पावर 2x, डिफरेंशिएट कर दिया हमने चेन रूल से, ठीक है। तो हमारे पास 2x था ना, ठीक है। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा e रेज़ टू द पावर 2x। अब हम ये जो कंडीशन है उसको लगा लेते हैं, दैट मीन्स एट x इक्वल टू 0 dy ओवर dx की वैल्यू है 1, तो dy ओवर dx की जगह पर रख दिया 1 और x की जगह पर 0 रखना है। तो x की जगह पर जैसे ही 0 रखेंगे e रेज़ टू द पावर 0 हमारे पास में आ जाएगा 1, ये हमारे पास में आ गया दूसरा कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या रखना है, c1 की जगह पे माइनस c2 रखना है, तो माइनस c2 रख देते हैं हम लोग c1 की जगह पर, क्योंकि c1 इक्वल टू माइनस c2 है, ठीक है। तो हमारे पास में आ गया वैल्यू 5c2 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स c2 इक्वल टू आ गया हमारे पास में 1/5, दैट मीन्स c1 की वैल्यू क्या होगी -1/5, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है c1 और c2 की वैल्यू हमें मिल गई है, हमसे पूछा गया है y ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी। तो y ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, दैट मीन्स y की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पर, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे c1 और c2 की वैल्यू को पुट करेंगे और एट x की जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास में c1 की जगह पर हमारे पास में क्या है -1/5 इंटू ई रेज़ टू द पावर x की जगह पर 1 पुट कर दिया मैंने, c2 की जगह पर है 1/5 ई रेज़ टू द पावर 2। जस्ट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। ई की वैल्यू को आप रख दीजिए हमारे पास में 2.71 और आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगर आप लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ई की वैल्यू को अगर हम 2.71 रख देंगे तो हमारे पास में वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.45। आप लोग एक बार वैल्यू को कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, y ऑफ 1 इक्वल टू 1.45 आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत सारे आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जितने चाहें उतने क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हर एक ईयर का डिफरेंशियल का वहाँ पर अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस इक्वेशन विथ, हमने अभी देखा था विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला पार्ट, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट कोएफिशिएंट हमारे पास में यहाँ पर नहीं है, हमारे पास में यहाँ पर वेरिएबल है हमारे पास में, ठीक है, कोएफिशिएंट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो जब भी हमारे पास में यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है, अगर ये हमारे पास में एग्जिस्ट कर रहा है डेरिवेटिव के साथ में, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस कोएफिशिएंट को हटाने के लिए y इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर m पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे पुट करेंगे देखिए, अब जैसे ही हम क्या करेंगे y इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर m पुट करते हैं इक्वेशन में, तो हमारे पास में क्या होगा देखिए, तो dy ओवर dx की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम y इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर m लिख रहे हैं तो dy ओवर dx की वैल्यू क्या होगी m इंटू एक्स रेज़ टू द पावर m-1, और डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं m इंटू m-1 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर m-2, ठीक है, यही होगा। अब हमारे पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में ये मिल गई हमें, तो इसको जस्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह पर, और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है m इंटू एक्स रेज़ टू द पावर m-1, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, और y इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर m की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे। जैसे ही हम लोग पुट करेंगे तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा, और जैसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास में ये जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। आप पुट करके एक बार चेक कर लीजिए, तो हमारे पास में जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा वो आएगा m के फॉर्मेट में m इंटू m-1 प्लस, जैसे ही हम इस वाले पार्ट को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें मिल जाएगा m के फॉर्मेट में। कैसे मिलेगा, m इंटू m-1 इंटू m-1 हमें मिल जाएगा। इसका हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे m की वैल्यू को, तो हमारे पास में m की वैल्यू क्या आ जाएगी m स्क्वायर माइनस m प्लस m-1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स m स्क्वायर इक्वल टू 1 विच गिव्स m इज इक्वल टू +1 -1, यही होगा हमारे पास में। दैट मीन्स हमारे पास में यहाँ पर रूट क्या आ रही है, डिस्टिंक्ट आ रही है। तो अगर हमारे पास में रूट डिस्टिंक्ट आएंगी जब हमारे पास में यहाँ पर कांस्टेंट कोएफिशिएंट ना हो, तो उस केस में हम सॉल्यूशन एक्स रेज़ टू द पावर m1 प्लस c2 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर m2 के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा y इक्वल टू
C1 x रेज टू द पावर m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1 और m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में -1। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमने सॉल्यूशन कब लिखा, जब हमारे पास में रूट्स क्या थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट थे। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट थे रूट्स, तो हमने x के फॉर्मेट में यहाँ पर लिखा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा e रेज टू द पावर m1 नहीं है, यहाँ पर x रेज टू द पावर m1 है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर m पुट किया था पहले कोएफिशिएंट को हटाने के लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का यूज नहीं कर रहे हैं, एक्स रेज टू द पावर m का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में ये जो रूट हमारे पास में यहाँ पर रियल एंड डिस्टिंक्ट आया है, तो अगर यही रूट हमारे पास में रिपीटेड रूट्स अगर आ जाते हैं, जैसे 1 1 अगर हमारे पास में आ जाता, तो हम उस केस में इस यूलर कॉची इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं वो हम बताते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर रिपीटेड रूट्स, अगर हमारे पास में यूलर कॉची इक्वेशन, इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर कॉची इक्वेशन वाला फॉर्मेट। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट का अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए और अगर हमारे पास में रिपीटेड रूट्स अगर आ गए, दैट मीन्स λ1 की वैल्यू और λ2 की वैल्यू, दैट मीन्स m1 m2 की वैल्यू यहाँ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो m1 m2 लिख देता हूँ मैं। अगर यहाँ पर m1 m2 की वैल्यूज m1 इक्वल टू m2 दोनों अगर बराबर हो जाएंगे, तो उस केस में हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, उस केस में सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा y इक्वल टू C1, ठीक है, इंटू एक्स रेज टू द पावर m1 लिखिए या फिर आप m2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे क्योंकि दोनों ही बराबर है, इंटू C2 और हमारे पास में यहाँ पर आएगा x रेज टू द पावर m1 इंटू लॉन x। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में ये लॉन का मल्टीप्लिकेशन होगा। वहां पर क्या होता था हमारे पास में, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले पार्ट में क्या होता था, सिर्फ हम यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन जब हमारे पास में यूलर कॉची इक्वेशन वाला फॉर्मेट रहेगा जहाँ पर कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं रहेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, रिपीटेड रूट्स वाले केस में लॉन x से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाला टर्म में। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में बात। थर्ड वाला हमारे पास में केस क्या, ये तो सेकंड केस हो गया। चलिए थर्ड वाला की अगर मैं बात करूँ, थर्ड वाला जो केस होगा हमारे पास में वो क्या होगा, व्हेन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो रूट्स हमारे पास में कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, जैसे कि हमारे पास में अगर मैं बात करूँ m1 की वैल्यू अगर मैं बात कर लूँ, अगर हमारे पास में s प्लस आईओटा इंटू टी, मैं एक फॉर्मेट लिख रहा हूँ यहाँ पर जहाँ पर s और t हमारे पास में कॉन्स्टेंट्स हैं, और m2 की वैल्यू में लिख देता हूँ s माइनस आईओटा टी। अगर ऐसा है तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा आएगा, y इज इक्वल टू होगा हमारे पास में x रेज टू द पावर m। ठीक है, जहाँ पर कि हमारे पास में, या फिर आप ऐसे बोल लीजिए x रेज टू द पावर s, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा x रेज टू द पावर s इंटू C1 इंटू हमारे पास में क्या होगा cos ऑफ t इंटू लॉन x। ठीक है, प्लस x रेज टू द पावर s इंटू C2 साइन ऑफ t इंटू लॉन x। यही हमारे पास में क्या होगा, सॉल्यूशन होगा जब रूट्स हमारे पास में कॉम्प्लेक्स होंगी इन केस ऑफ यूलर कॉची इक्वेशन। ये हमारे पास में जो इक्वेशन है इसको हम लोग बोलते हैं यूलर कॉची इक्वेशन, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर का होमोजेनियस इक्वेशन विथ नॉन कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, आई होप आपको तीनों ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। जब हमारे पास में रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगी तब क्या करेंगे, जब हमारे से रूट्स रिपीटेड रूट्स होंगे तब क्या करेंगे, अब जब हमारे पास में रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगी तब हम लोग कैसे सॉल्यूशन को लिखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास में जब सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोएफिशिएंट कांस्टेंट रहेगा तब हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे और उनका सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे इन केस ऑफ रियल डिस्टिंक्ट, रियल एंड डबल रूट्स, और हमारे पास में जब रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगी तब हम लोग कैसे सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। तो बस हमारे पास में क्या पार्ट बच गया है, पार्टिकुलर इंटीग्रल का पीआई का पार्ट बचा है। ये पार्ट थोड़ा सा लेंथी है, तो मैं आपको ये हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। मैंने स्पेसिफिक इस पार्टिकुलर इंटीग्रल को सिर्फ डील किया हुआ है हमारे पास में एक पार्टिकुलर लेक्चर में, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, आप लोग लेक्चर सीरीज को ढूंढ लेंगे वहां से। ठीक है,
प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वाला एक अलग सा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आप जस्ट पार्टिकुलर इंटीग्रल का लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। वहां पर मैंने पार्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में डिटेल्ड में बताया है, ठीक है। कोई काफी सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं और इससे रिलेटेड थ्योरी भी मैंने बताई है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर पीआई को यहाँ पर डील नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।